वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है होल इन एंटार्कटिक ओजोन, जिसमें कि काफी रिकवरी देखने को मिलती है। सो एज यू ऑल नो, जो ओजोन लेयर है वो आर्कटिक और एंटार्कटिक इन दो रीजन्स में सबसे ज्यादा डैमेज्ड है। तो एवरी ईयर इन स्प्रिंग सीजन, नॉर्थ स्प्रिंग एंड साउथ स्प्रिंग, इस सीजन में जो एंटार्कटिक का जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज्यादा उसमें डैमेज हो जाता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे रिकवर करती है अपनी इनिशियल स्टेज में। यूरोपियन यूनियन का जो कॉपरनिकस मॉनिटरिंग सर्विस है, उनके अकॉर्डिंग 2025 में ये जो रिकवरी है ओजोन होल की, वो काफी ज्यादा स्पीड से हुई है। तो लेट्स नो व्हाट इज दिस मैटर। एंटार्कटिक ओजोन होल क्लोजेस अर्ली इन 2025। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटार्कटिक ओजोन होल। दिस इज अवर अर्थ। ये अर्थ का नॉर्थ पोल और ये अर्थ का साउथ पोल। और अर्थ के चारों तरफ आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर की लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है ओजोन, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है अप्रॉक्स 25 टू 35 किलोमीटर्स के बीच में। ये जो ओजोन की लेयर है अर्थ के चारों तरफ, ये सबसे ज्यादा डैमेज्ड कहाँ पे है? ये सबसे ज्यादा डैमेज्ड है नॉर्थ पोल में, अंटार्कटिक के ऊपर। और उससे भी ज्यादा इसमें डैमेज है साउथ पोल में, एंटार्कटिक के ऊपर। स्पेशली सितंबर टू नवंबर का जो मंथ है, स्प्रिंग का जो मंथ है साउथ हेमिस्फीयर में, उस टाइम पे ये जो लेयर है ये और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है। जो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन है स्ट्रेटोस्फेयर में, इट इज वेरी लेस। और इसे हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। एक डॉप्सन यूनिट का मतलब कितना है? 0.01 मिलीमीटर। तो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन जो एंटार्कटिक है, यहाँ पे ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, लाइक 100 डॉप्सन यूनिट या उससे भी कम। एंड अगेन फिर ये दोबारा से रिकवर करता है। अब ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पोलर रीजन में, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यहाँ पे काफी कम है। अगर हम मिड लैटिट्यूड्स में देखें, इक्वेटर पे और ट्रॉपिकल रीजन्स में, इन रीजन्स में अगर हम देखें तो लगभग 350 डॉप्सन यूनिट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, इन रीजन्स में जो ओजोन लेयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्स 100 डॉप्सन यूनिट तक पाया जाता है, तो विच इज वेरी लो। तो जब भी ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ओजोन का लेवल 220 टॉप्सन यूनिट से अगर नीचे चले जाता है तो उसे हम कहते हैं ओजोन होल। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो एंटार्कटिक है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ओजोन होल। ये जो ओजोन होल का कॉन्सेप्ट है, या फिर ये जो ओजोन डैमेज है, इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1980s के टाइम पे। देखो हम देखते हैं ओजोन को, हम थोड़ा समझते हैं। 90% ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। दिस इज अवर अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है, यहाँ पे पाई जाती है 90% जितनी भी ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। उसे हम ओजोनोस्फेयर भी हमसे कहते हैं। और 10% जो ओजोन है वो नीचे पाया जाएगा ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनता है। और ये क्या है? ये एक पॉल्यूशन है। इट इज अ पॉल्यूटेंट, क्योंकि ये हेल्थ डैमेज भी करता है। तो ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर इट इज नॉट गुड, बट स्ट्रेटोस्फेयर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन को हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिड लैटिट्यूड में लगभग 350 डॉप्सन यूनिट के आसपास है। मिड लैटिट्यूड मीन्स दिस इज अवर अर्थ, इक्वेटर और जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, दीज आर द मिड लैटिट्यूड एरियाज। यहाँ का जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे ओजोन लेयर में 350 डॉप्सन यूनिट तक की ओजोन पाई जाती है। लेकिन जो ओजोन होल एंटार्कटिक में जो है, वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है ओजोन लेयर, और ये है यहाँ पे 100 डॉप्सन यूनिट। तो 3 डॉप्सन यूनिट मतलब लगभग 3.5 मिलीमीटर, एंड 100 डॉप्सन यूनिट मीन्स 1 मिलीमीटर। तो यू कैन सी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत कम है। बट दिस 350 डॉप्सन यूनिट या फिर 3.5 मिलीमीटर की जो लेयर है ओजोन की, ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओजोन साइकिल काम कैसे करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। सन से अर्थ पे रेडिएशंस आती हैं जिसे हम कहते हैं सनलाइट। देखो दिस इज सन एंड दिस इज अवर अर्थ। तो सन से डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस पहुंचती है अर्थ पे, जिसमें आ जाता है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट। सिर्फ विजिबल लाइट को ही हम देख सकते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज विजिबल लाइट। फिर इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। तो सन से जो लाइट आ रही है वो इन डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन से बनी होती है। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें कि ये सारे रेडिएशन इंक्लूडेड है। गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो यूवी रे है, जिससे कि हमें ओजोन प्रोटेक्ट करता है, इट इज वेरी हार्मफुल रेज। ये भी 3 टाइप्स की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, यूवीसी, यूवीबी एंड यूवीए। यूवीसी की वेवलेंथ कितनी है? 100 टू 280 नैनोमीटर।
देखो जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी ही ज्यादा हार्मफुल होती है रेडिएशंस। यूवीसी का जो वेवलेंथ है ये बहुत कम है, 100 to 280 नैनोमीटर, इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस रेज में आते हैं। यूवीबी का थोड़ा ज्यादा है, 280 से 315 नैनोमीटर। यूवीए है 315 to 400 नैनोमीटर। ये जो तीनों यूवीए, बी और सी हैं, ये हमें डिफरेंट टाइप से हार्म करते हैं। नाउ ओजोन कैसे इन रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है? वो करता है ओजोन साइकिल के थ्रू। देखो ओजोन साइकिल क्या है, तो दिस इज, ये हमारा ओजोन लेयर है, सपोज ओजोन लेयर। अब यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन और ओजोन इन दोनों के बीच में साइकिल चलते रहता है। इस साइकिल में जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में कन्वर्ट होती है और ओजोन वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, और ये साइकिल चलते रहता है। और इसी साइकिल में जो यूवी रेज आ रही है वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाती है। तो देखो ये होता कैसे है। सबसे पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब जो यूवी रेज आ रही है जिनका की वेवलेंथ 242 नैनोमीटर से कम है, वो इससे रिएक्ट करती है। 242 से कम आप देख सकते हो यहाँ पे। इट मीन्स कि यूवीबी का कुछ पोर्शन और यूवीसी, ये जो रेडिएशन आ रही है यूवीए, यूवीबी और यूवीसी, वो ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में, O+O। तो स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यूवीसी और कुछ पोर्शन यूवीबी का ये कंज्यूम हो जाते हैं इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन को तोड़ने में। नाउ दिस सिंगल O, ये जो ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, O+O2 इक्वल टू O3 बन जाता है। O3 क्या है? ओजोन। यहाँ पे ऑक्सीजन टूटता है और उसके बाद यहाँ पे ओजोन बनता है, तो O2 से ओजोन बन जाता है। नाउ अगेन, अब ये जो ओजोन यहाँ पे बना है, अब इससे 308 nm से नीचे वाली जो वेवलेंथ है वो इससे इंटरेक्ट करेंगी, 308 से नीचे, यानी कि यूवीबी का बहुत सारा पोर्शन और यूवीसी भी, और वो रेडिएशंस इसको डैमेज करेंगे या इसको डिसोसिएट करेंगे, और ओजोन O3 कन्वर्ट हो जाएगा O+O2, इसमें ये टूट जाएगा। नाउ अगेन ये जो O है, अब ये दोबारा से रिएक्ट करेगा किससे? ओजोन से, O3+O। इससे क्या बन जाएगा? दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे ऑक्सीजन के, O2+O2। तो अगर हम इसे समराइज करें तो इसमें हुआ क्या? जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट होती है ओजोन में, और फिर ये जो ओजोन है ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, और उसके बाद अगेन ये जो ऑक्सीजन है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ओजोन में। तो ऑक्सीजन से ओजोन, ओजोन से ऑक्सीजन, अगेन ओजोन, और उससे O2। तो ये जो साइकिल है ये चलते रहता है, और इस साइकिल में जो यूवी रेडिएशन है, यूवीबी एंड यूवीसी, वो यहाँ पे कंज्यूम होते रहते हैं इस साइकिल में। इसे हम कहते हैं ओजोन साइकिल। नाउ जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है उसको डिस्ट्रक्ट कौन करता है? उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं मेनली 3 कंपाउंड्स। एक तो है क्लोरीन के कंपाउंड्स, दूसरा है ब्रोमीन के कंपाउंड्स, और तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरीन के कंपाउंड में भी मेनली CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक क्लोरीन प्रेजेंट होता है, इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, और इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसे हम कहते हैं CFC। अब CFC कैसे ओजोन को डैमेज करते हैं? बहुत टाइप के CFCs होते हैं, उसमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CF2Cl2 का। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यूवी रेडिएशन से इंटरेक्ट करके वो O+O में टूट जाता है, फिर ऑक्सीजन से यहाँ पे O3 बनता है। ये तो सिंपल हमारा ओजोन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन से ओजोन। अब ये जो CFC है, CF2Cl2, ये भी यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में टूट जाता है, और इसमें जो ये क्लोरीन प्रेजेंट है, ये क्लोरीन बाहर आ जाएगा। नाउ ये जो क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन यहाँ पर रिएक्ट करेगा ओजोन से। देखो होता क्या है, जो यूवी रेडिएशन है उसकी प्रेजेंस में ये जो Cl2 है, ये Cl रेडिकल बन जाता है, क्लोरीन रेडिकल मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ में, और उसके बाद क्या बनता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे बनेगा ClO+O2। तो इट मीन्स ये जो ओजोन था इसको तोड़ दिया इसने, क्लोरीन रेडिकल ने, और ओजोन से बन गया O2, और इसके साथ ही एक ClO रेडिकल भी यहाँ पे बनता है। अब ये जो ClO है, ये ClO रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एटम से, और यहाँ पे अगेन बनेगा Cl रेडिकल प्लस O2। अब Cl रेडिकल क्या करता है? देखो फिर से इस प्रोसेस में ही चले जाएगा। Cl रेडिकल फिर से ओजोन से रिएक्ट करके इसको तोड़ देगा और O2 बना देगा, और दूसरी प्रोसेस में ये जो ClO है फिर से ये Cl रेडिकल बना देगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल बनते रहता है, ये ओजोन से रिएक्ट करते रहता है और ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ते रहता है। तो उससे क्या होता है कि ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ये जो CFC है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, अगर वहां पर मेथेन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में तो ये मेथेन इसको रिमूव कर सकते हैं। मेथेन इस क्लोरीन से
ये जो क्लोरीन का रेडिकल है इससे ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनता है HCl एंड CH3 का रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन है जो यहाँ पे डैमेज कर रहा था ओजोन को, ये यहाँ पे बाइंड फॉर्म में आ गया HCl, और ये जो HCl है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा लेकिन इनएक्टिव है। इसका जो क्लोरीन है वो ओजोन को डैमेज नहीं करेगा। तो 99% जो क्लोरीन है स्ट्रेटोस्फेयर में वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। देखो ये जो ClO है ये फिर से यहाँ पे टूट के क्लोरीन रेडिकल बना रहा था, ये ClO भी यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में ये रिएक्ट करता है और ClONO2 बनाता है, तो ये भी कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे जो HCl है और ClONO2 है, इन दोनों के फॉर्म में जो क्लोरीन रेडिकल है वो बाइंड फॉर्म में रहते हैं, और 99% जो क्लोरीन है स्ट्रेटोस्फेयर में वो इन दोनों ही फॉर्म में रहते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में ये रहते हैं। तो इस फॉर्म में क्लोरीन ओजोन को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में पार्टिकल्स अगर पहुंच जाए, जो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हम रिलीज करते रहते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे कि सल्फेट के एरोसॉल्स हैं, नाइट्रिक एसिड एरोसॉल्स एंड इवन आइस क्रिस्टल अगर वहां पर बन जाते हैं, तो ये जो कंबाइंड फॉर्म में क्लोरीन है HCl ClONO2, ये फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। इनका जो क्लोरीन है वो बाहर आ जाएगा और फिर से ये ओजोन को डिस्ट्रक्ट करने लगता है यहाँ पे। सिमिलरली जो ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो भी ओजोन को डैमेज करते हैं। सेम रिएक्शन होती है यहाँ पे, जो ब्रोमीन का एटम है वो ओजोन से रिएक्ट करेगा और इसको तोड़ देता है O2 में, और यहाँ पे एक BRO बनेगा। BRO प्लस ClO, इससे फिर से ब्रोमीन बन जाता है और ClO2 बन जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस चलते रहती है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हम रिलीज कर चुके हैं, तो वहां पे ब्रोमीन भी प्रेजेंट है, वहां पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है, इनकी भी आपस में रिएक्शन होती रहती है। अगेन यहाँ पे जो मेथेन है, जैसे मेथेन ने क्लोरीन को बाइंड किया था वैसे ही ये ब्रोमीन को भी बाइंड कर लेता है। ब्रोमीन की मेथेन से रिएक्शन होती है और ये HBr बना लेता है। अगेन दिस HBr ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में ही ये रहता है, ये भी क्लोरीन को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगेन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स, तो ये इसको तोड़ देते हैं और ये ब्रोमीन फिर से रिलीज हो जाती है और ये ओजोन को डिस्ट्रक्ट करती है। ब्रोमीन के सोर्सेस क्या क्या है? ब्रोमीन स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे पहुंचता है? ये ओशन स्प्रे से पहुंचता है। ओशन में बहुत सारे सॉल्ट होता है, उसी में से एक है CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ से भी ये पहुंचता है। एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो फ्यूमिगेशन के लिए CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइज करने के लिए। स्टेरिलाइज मीन्स जो सॉइल है उसमें बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड का स्प्रे करते हैं तो उसी से ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है और एटमॉस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। बायोमास बर्निंग, जब भी बायोमास को बर्न करते हैं उससे भी ब्रोमाइड बनती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा जो ओजोन को डैमेज करता है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है ये भी यूवी रेडिएशन से रिएक्ट करता है और टूट के N2 and O बनाता है। अगेन जो N2O है नाइट्रस ऑक्साइड वो ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करेगा, N2 plus O2 बनाएगा। ऑल्सो जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करके 2NO भी बनाता है। अब ये जो 2NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये डैमेज करेगा ओजोन को। कैसे डैमेज करेगा? देखो ये जो NO है जो कि N2O से बना है, ये NO ओजोन से रिएक्ट करता है और अगेन इसको तोड़ देता है किसमें, O2 में, और एक NO2 बन जाता है यहाँ पे। अब ये जो NO2 है ये NO2 रिएक्ट करेगा O से और दोबारा फिर से यहाँ पे NO बन जाएगा और ये NO फिर से ये वाली रिएक्शन होने लगेगी NO plus O3 से ऑक्सीजन, ये चलता रहता है। तो यहाँ पे अगेन जो ओजोन है वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है और ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी ओजोन को डैमेज करता है। नाइट्रस ऑक्साइड के क्या क्या सोर्सेस हैं? ये सॉइल फर्टिलाइजेशन से बनता है। जब हम फर्टिलाइजर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसे सॉइल में डाला जाता है। सॉइल में नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा लाइव स्टॉक मेन्योर, जो हमारे कैटल्स होते हैं उनका जो मेन्योर है, जो काउडंग है, उससे भी नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। जब कंबसन किया जाता है, जलाया जाता है, बीट फॉसिल फ्यूल या फिर कोई भी बायोमास, उससे भी बनता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। तो ये हमने देख लिया कि मेनली जो क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन को डैमेज करने के लिए। सबसे ज्यादा जो ओजोन का डैमेज है वो एंटार्कटिक में होता है। आर्कटिक में भी डैमेज होता है लेकिन उससे भी ज्यादा एंटार्कटिक में। तो उसके क्या रीजंस हैं? तो विंटर के टाइम पे जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो आर्कटिक का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है। जब साउथ हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, कभी कभी -90 डिग्री सेल्सियस तक भी ये पहुंच जाता है। तो उस केस में यहाँ पे जो विंड प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है और यहाँ पे एक पोलर वोर्टेक्स बन जाता है दोनों हेमिस्फीयर के रिस्पेक्टिव विंटर्स में। तो ये पोलर वोर्टेक्स क्या है? इट इज वेरी कोल्ड एयर
बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो एक वॉर्टेक्स बना देते हैं, उसे हम कहते हैं पोलर वॉर्टेक्स। ये जो पोलर वॉर्टेक्स है ये अर्थ के बाकी पार्ट से सेपरेट हो जाता है बाय दिस जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम है इस पोलर वॉर्टेक्स को ये नीचे नहीं आने देता, तो यहाँ पे पूरी जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। अब ये जो एयर है इसमें बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जिसमें कि ओजोन डिप्लीटिंग पॉल्यूटेंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो सब यहाँ पे ट्रैप रहते हैं विंटर सीजन में। अब ये जो वॉर्टेक्स है उसके ऊपर बनते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। देखो हम इन्हें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक तो पोलर रीजन में बनते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक, और ये स्ट्रेटोस्फेयर तक ये पहुंच जाते हैं ये क्लाउड्स। दिस इज ट्रोपोस्फेयर एंड ये जो ऊपर की लेयर है ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो क्लाउड्स हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर में बनते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन भी प्रेजेंट है। तो ये जो क्लाउड्स हैं इनमें क्रिस्टल्स होते हैं, आइस के क्रिस्टल्स। और जो आइस के क्रिस्टल्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरीन है, जो ब्रोमीन है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, HCl HBr के फॉर्म में। लेकिन कोई भी पार्टिकल्स या आइस के क्रिस्टल्स अगर वहां पे पहुंचते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में तो ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में बन रहे हैं, इनके अंदर आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और इन आइस क्रिस्टल्स की वजह से ये जो इनएक्टिव क्लोरीन और ब्रोमीन था ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं और ये ओजोन को डैमेज करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ऑल्सो ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ये सिर्फ पोलर रीजन्स में ही बनते हैं, आर्कटिक और एंटार्कटिक में ही ये बनते हैं। ये बाकी इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे ये नहीं बनते। इसका क्या रीजन है, देखो इसका रीजन ये है, दिस इज अवर अर्थ। अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट वेरी करती है। इक्वेटर में इसकी हाइट ज्यादा है 18 किलोमीटर, और जो पोलर रीजन है वहां पे ये काफी नीचे है 8 किलोमीटर। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये हमारा अर्थ है, ये है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर। दिस इज ट्रोपोस्फेयर, दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो पोलर रीजन है उसमें काफी नीचे है, देखो 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे ये ऊपर है 18 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या पाया जाता है, ओजोन की लेयर पाई जाती है। ये ओजोन की लेयर ऐसे पाई जाएगी। तो इट मीन्स कि ये जो ओजोन की लेयर है वो काफी नीचे है पोलर रीजन में, दोनों पोल्स पे। तो पोलर रीजन में जो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड लगभग अगर 10 किलोमीटर ऊपर वो बन रहे हैं तो वो पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, वो पहुंच जाते हैं। अगर इक्वेटोरियल रीजन में अगर क्लाउड्स बनेंगे 10 किलोमीटर तो वो नीचे ट्रोपोस्फेयर में ही रहेंगे। लेकिन पोलर रीजन में क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर काफी नीचे है तो दैट्स वाई जो क्लाउड्स बनते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन प्रेजेंट है। तो ये जो क्लाउड्स हैं इन्हें ही हम कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, क्योंकि ये पोलर रीजन में बनते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। और यही जो क्लाउड्स हैं इनमें आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से पोलर रीजन में ओजोन डैमेज होता है। अब ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कौन से सीजन में बनते हैं, तो अर्थ का जो साउथ हेमिस्फीयर है, मार्च में क्या होता है, इक्विनॉक्स, और उसके बाद धीरे धीरे विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है साउथ हेमिस्फीयर में, और टेम्परेचर भी लो होने लगता है। तो उसी टाइम पे अप्रैल मई जून जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते रहता है यहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनने लगते हैं और एक पोलर वॉर्टेक्स बन जाता है। और इस पोलर वॉर्टेक्स में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं जिसमें कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो ओजोन को तभी डैमेज कर सकते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट हो। सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विंटर के सीजन में जब साउथ हेमिस्फीयर में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती उस टाइम पे डैमेज नहीं होता। उस टाइम पे ये क्लाउड्स बनते रहता है यहाँ पे और पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा होते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब ऑटम इक्विनॉक्स होता है, इट मीन्स कि जो साउथ पोल है वहां पे सनलाइट आना शुरू होता है सितंबर के मंथ से। जब सितंबर में ऑटम इक्विनॉक्स होगा तो फिर साउथ हेमिस्फीयर में डे टाइम शुरू हो जाता है और यहाँ पे सनलाइट पहुंचने लगती है। तो जैसे जैसे सनलाइट यहाँ पे पहुंचने लगेगी, ये जो पोलर वॉर्टेक्स में यहाँ पे जितने भी पॉल्यूटेंट इकट्ठा थे वो सब आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीज हो जाती है और वो ओजोन को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सितंबर अक्टूबर का जो मंथ है उसमें सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होता है एंटार्कटिक में। तो जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, जो क्लाउड्स बने थे उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्टिव कर देते हैं। और ये कब होता है, ये स्प्रिंग के मंथ में होता है, मतलब कि जब सनलाइट आना शुरू हो जाती है साउथ पोल में, एंटार्कटिक में, इस मंथ में सितंबर टू अक्टूबर में। तो उस टाइम पे जैसे ही यहाँ पे सनलाइट आना शुरू हो जाती है यहाँ पे मैसिव ओजोन डिप्लीशन शुरू हो जाता है
बहुत ज्यादा ओजोन डैमेज हो जाता है। तो लार्ज रीजन ऑफ सीवियरली रिड्यूस्ड ओजोन हमें देखने को मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ओजोन होल। तो 2-3 मंथ यहाँ पे बहुत डैमेज होने के बाद फिर ये पोलर वॉर्टेक्स भी धीरे धीरे वीक होने लगता है और यहाँ पे जितने भी पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा थे वो डिस्पर्स हो जाते हैं बाकी पार्ट्स में भी। तो उसके बाद ओजोन फिर से धीरे धीरे रिकवरी करती है, दोबारा से ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है। अब ये जो पोलर वॉर्टेक्स है, देखो दिस इज अवर अर्थ, जो अर्थ का आर्कटिक रीजन है और जो एंटार्कटिक रीजन है। एंटार्कटिक रीजन में ज्यादा डैमेज होता है ओजोन का एज कम्पेयर टू आर्कटिक रीजन, क्योंकि जो आर्कटिक रीजन है यहाँ पे जो पोलर वोर्टेक्स जो बनता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक होता है, क्योंकि आर्कटिक का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली हाई रहता है एज कम्पेयर टू एंटार्कटिक। एंटार्कटिक का जो टेम्परेचर है वो बहुत सीवियरली लो रहता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स बन जाते हैं। तो आर्कटिक में भी ओजोन का डैमेज होता है लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं होता, उसे हम कहते हैं ओजोन डेंट। और एंटार्कटिक में सीवियरली डैमेज हो जाती है ओजोन, उसे हम कहते हैं ओजोन होल। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे PSC एरिया, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये कितनी एरिया को कवर करते हैं। तो ये जो क्लाउड्स हैं वो एंटार्कटिक में काफी ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, इसीलिए ओजोन का डिप्लीशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। आर्कटिक में जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है वो कम एरिया को कवर करते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे डैमेज कम होता है। एंटार्कटिक का जो ओजोन होल है इसकी इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा, तो सितंबर अक्टूबर का जो मंथ है तब यहाँ पे ओजोन का जो लेवल है वो 90 से 99% लॉस भी देखने को मिलता है कुछ जगहों पे। तो ये कब होगा, सितंबर अक्टूबर में एंटार्कटिक में। आर्कटिक का जो ओजोन होल है या ओजोन डेंट है उसकी इंटेंसिटी होती है मॉडरेट, यहाँ पे 20 to 30% डिप्लीशन पाया जाता है ओजोन की लेयर में। आर्कटिक में ओजोन डैमेज का टाइमिंग है जनवरी से मार्च का टाइम, यानी कि अर्ली स्प्रिंग का टाइम। तो ओजोन क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी आर्कटिक में और एंटार्कटिक में भी, तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। उसमें सबसे पहले 1985 में साइन हुआ था वियना कन्वेंशन, ये था इनिशियल फ्रेमवर्क ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है वो है 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है और इसमें धीरे धीरे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको फेज आउट करने की बात करी गई है और इसने अचीव किया है 98% रिडक्शन। जितनी भी कंट्रीज ने इसको साइन किया है सबने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, तो 98% रिडक्शन हुआ है यहाँ पे जितने भी जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनमें। इसके बाद 2016 में होता है किगाली अमेंडमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक अमेंडमेंट आता है किगाली अमेंडमेंट, जिसमें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी फेज आउट करने की बात करी गई है। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जब ये पता चला कि ओजोन को ये काफी डिप्लीट करते हैं तो इनको रिप्लेस किया गया HCFC से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये क्लोरीन को उतना डैमेज नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। तो किगाली अमेंडमेंट में HFC जो है इनको भी फेज आउट करने की बात करी गई थी। नाउ ओजोन होल क्लोजर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक साइकिल चलता है, जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आएगा आर्कटिक रीजन में भी और एंटार्कटिक रीजन में भी। तो आर्कटिक में स्प्रिंग टाइम कब होता है, सितंबर से होगा, तो सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पे सीवियर डैमेज होता है ओजोन में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये रिकवर करना शुरू करता है। अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर में इसमें रिकवरी होती है ओजोन होल में, उसे हम कहते हैं ओजोन होल क्लोजर। तो ये रिफर करता है पॉइंट जब अंटार्कटिक का जो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन है फिर से 220 डॉप्सन यूनिट से जब ऊपर पहुंच जाता है, तो उसे हम कहते हैं ओजोन होल क्लोजर। जब ओजोन डैमेज होती है सीवियरली सितंबर अक्टूबर में, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 से भी नीचे पहुंच जाता है। फिर ये धीरे धीरे रिकवर करता है ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, और ये 220 डॉप्सन यूनिट से जब ऊपर पहुंचता है तो इट मीन्स की ओजोन होल क्लोजर इसको माना जाता है। एंड इट इज कंसिडर्ड एंड ऑफ सीजनल थिनिंग, जो सीजनल थिनिंग है वो भी कम हो जाती है। देखो इसमें आप देख सकते हो सितंबर अक्टूबर के मंथ में बहुत ज्यादा यहाँ पे डैमेज होता है ओजोन कॉन्सेंट्रेशन में, तो ओजोन होल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कम होता है। ये अलग अलग ईयर का आप देख सकते हो। 2023 में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ओजोन डैमेज हुई थी। तो 2025 में आप यू कैन सी दिस मैप, ये जो ओजोन होल है इसकी रिकवरी काफी फास्ट हुई है। तो अर्ली 2025 जो क्लोजर हुआ है ओजोन डैमेज का, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो एफिशिएंसी है उसको ये शो करता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बैन किया गया तो वो काफी अभी इफेक्टिवली देखा जा रहा है उसका इम्पैक्ट। तो अभी साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो ओजोन लेयर है वो पूरी तरीके से रिकवर हो पाएगी 2040 में। 2040 तक पूरा ग्लोबली वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आर्कटिक और एंटार्कटिक में ज्यादा डैमेज है तो 2045 तक का आर्कटिक में रिकवर कर लेगा ओजोन लेयर को, और एंटार्कटिक में लगभग 2066 तक जो एंटार्कटिक का जो ओजोन डिप्लीशन है वो भी एंटार्कटिक में भी ओजोन रिकवर हो जाएगी।
Now next question for you. You have to answer this. Kigali Amendment helps ozone recovery indirectly by controlling. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में जो किगाली अमेंडमेंट हुआ था वो इनमें से किस सब्सटेंस को बैन करता है? CFC, HFC, मीथेन या सल्फेट? You need to answer this question. You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC, and NET-JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.